हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज कोलिजन। तो कोलिजन के बारे में तो ऑलरेडी मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। आज इसके न्यूमेरिकल्स का टर्म था, तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कोलिजन। ठीक है भाई, जितना भी हमने पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, आपके पास एक बॉल है जिसका मास m है, एक दूसरी बॉल है जिसका भी मास m है, ये कांटेक्ट में रखी है। तो आपके पास 3 बॉल्स हैं A, B एंड C। दीज आर इन रेस्ट एंड इट इज मूविंग विद स्पीड u। ठीक है, तो जो A है वो B और C से जाकर कोलाइड होती है, टकराती है, और जो टक्कर है if collision is perfectly elastic then, तो आपके पास इसमें 4 ऑप्शन है जो मैं आपको लिख देता हूं। तो 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, उन चारों में से कौन सा सही है आपको ये चूज करके बताना है। ठीक है, जिनमें से पहला है आपका बॉल 1 कम्स टू रेस्ट एंड B एंड C moves with speed u by 2 each. Balls A and B comes to rest. दूसरा ऑप्शन है balls A and B comes to rest and ball C moves with speed u, या फिर balls A, B and C move with speed u by 3 each। ठीक है, या फिर balls A, B and C come to rest। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। जो कोलिजन है आपका परफेक्टली इलास्टिक है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा ये आपको बताना है। तो A जो है वो टकराएगा, B और C दोनों रेस्ट में थे, आपस में कांटेक्ट में थे। A टकराएगा जब B से, तो क्या होगा आपको ये बताना है। इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका। जो कोलिजन था आपका वो क्या था भैया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हो क्या होता है, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होंगे। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आप देख लोगे किस वाले ऑप्शन में सेम आ रही है, दोनों चीजें। जैसे अगर हम पहले की बात करें, बॉल ए जो है वो रेस्ट में आ जाएगी, बी और सी मूव करते हैं स्पीड u by 2 से। तो इसमें क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका मोमेंटम जो है वो m इंटू यू है। स्टार्टिंग में इन दोनों का 0 था, तो बिफोर कोलिजन जो नेट मोमेंटम है तीनों को मिलाकर वो m इंटू यू है। और कोलिजन के बाद इसकी स्पीड u by 2 और इसकी स्पीड भी u by 2 हो गई, और ये रुक गया, तो m इंटू यू by 2 इसका और m इंटू यू by 2 इसका मोमेंटम। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों की सेम है, u by 2। तो m इंटू यू बाई 2 और m इंटू यू बाई 2 एड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू यू। भाई आ रहा है मोमेंटम तो कंजर्व है, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी बिफोर कोलिजन। अगर हम देखें तो हाफ m u स्क्वायर थी, और बाद में हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर बाई 4 इसके लिए, और हाफ m u स्क्वायर बाई 4 इसके लिए। तो हाफ m u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है इसमें, पहले वाले ऑप्शन में। पहले वाले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो आपको सॉल्यूशन में क्या देखना है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम जिस भी ऑप्शन में कंजर्व है वही सही होगा।
as collision is perfectly elastic, hence total momentum and total kinetic energy both remains conserved before and after collision. और वो चीज केवल किसमें है? ऑप्शन सेकेंड में। देखिए तीसरे में क्या, अगर तीनों u/3 स्पीड से मूव करेंगे तो m इंटू u/3 इसका, m इंटू u/3 इसका और m इंटू u/3 इसका, बाद का मोमेंटम तीनों का m इंटू u आएगा मिलाकर, जो कि पहले भी था, लेकिन इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। फर्स्ट वाले में क्या है, इस वाले में ओनली मोमेंटम कंजर्व्ड, इस वाले में क्या है, ओनली मोमेंटम कंजर्व, नॉट काइनेटिक। यहां पर भी काइनेटिक कंजर्व नहीं है, आपकी सिर्फ मोमेंटम ही कंजर्व हो पा रहा है। थर्ड में दोनों चीज कंजर्व नहीं है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर नॉट कंजर्व्ड। तो सेकेंड वाला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व्ड हैं किसमें? आपके सेकेंड वाले ऑप्शन में, इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। आप मिला के देख लो, अगर ये वाली बॉल जो है यू की स्पीड से चलना शुरू कर दे, ये रुक जाए और ये भी रुक जाए कोलिजन के बाद, तो मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा और काइनेटिक भी कंजर्व हो जाएगी। कैसे? m इंटू यू था बिफोर मोमेंटम कोलिजन के, और अगर ये चलती है सिर्फ u स्पीड से तो m इंटू यू इसका आएगा आफ्टर कोलिजन, बाकी दोनों तो रेस्ट में आ जाएगी, तो मोमेंटम तो कंजर्व हो गया। काइनेटिक भी हाफ m u स्क्वायर इसकी और लास्ट में आ जाएगी हाफ m u स्क्वायर इसकी। ठीक है, तो ए और सी में क्या प्रॉब्लम थी? मोमेंटम तो कंजर्व था लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी। सेकेंड वाले में मोमेंटम और काइनेटिक दोनों ही कंजर्व है, इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन टाइप के हैं। ठीक है, आपको चार ऑप्शन मिलाने पड़ेंगे जिसमें काइनेटिक और मोमेंटम दोनों कंजर्व होंगे, वही ऑप्शन आपका सही होगा। केवल मोमेंटम कंजर्व है तो बात नहीं बनेगी, जैसे ए और सी में था। काइनेटिक भी कंजर्व होनी चाहिए क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। ये क्या था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलिए भाई, तो ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेसिस पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपके पास दो बॉल्स हैं, मास m है, इसका भी मास m है, दोनों v स्पीड से मूव कर रही हैं एक साथ टुगेदर, और ये जो है यहां पर बहुत सारी बॉल्स रखी हुई हैं इसी की तरह की, सभी के मासेस क्या है? m, और सारी की सारी क्या है? कांटेक्ट में है। ये सारी की सारी जो है आपकी वो किसमें है? रेस्ट में है। ठीक है, तो अब जब ये बॉल कोलाइड करेगी इन रुकी हुई बॉल से तो क्या होगा? अब कोलिजन यहां पर भी कैसा है? कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। देन आफ्टर कोलिजन क्या होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस में लिख देता हूं, एक बार आप देख लेंगे। चार ऑप्शन में लिख दिए यहां पर।
यहाँ पर आपके पास दो बॉल्स हैं, दोनों के मास सेम थे, दोनों स्पीड v से मूव कर रही थी। यहाँ पर 6 बॉल्स थी जो रेस्ट में थी, ये आकर इनसे टकराती हैं। कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक है, तो आपको बताना है कोलिजन के बाद क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कौन सा सही है, तो देखते हैं कौन सा सही होना चाहिए। जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक दोनों कंजर्व होंगे वही आपका सही हो जाएगा। तो पहले वाले, अगर हम पहले वाले इसमें देखें ऑप्शन में, वन बॉल फ्रॉम राइट, यहां से एक बॉल चलना शुरू करती है 2v स्पीड से। तो अगर यहां से एक बॉल 2v स्पीड से चलेगी तो बिफोर कोलिजन देखें दोनों बॉल का मिलाकर 2 mv है, मास है तो mv इसका और mv इसका 2 mv। बिफोर मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन देखेंगे तो एक बॉल अगर चलती है 2v स्पीड से, मास m की, बाकी सब रुकी रहती हैं, तो 2 mv आ जाएगा मोमेंटम बाद का भी। मोमेंटम तो कंजर्व है क्योंकि मास m और 2v स्पीड होगी लास्ट वाले की, तो 2 mv इसका ही मोमेंटम आएगा, और स्टार्टिंग में भी टकराने से पहले भी 2 mv था मोमेंटम, तो मोमेंटम कंजर्व है। लेकिन काइनेटिक वाली देखें तो यहां पर हाफ mv स्क्वायर और हाफ mv स्क्वायर, तो आपके पास mv स्क्वायर थी नेट काइनेटिक बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखा जाए तो 2v स्पीड और मास m, यहां हो जाएगा हाफ m इंटू 4v स्क्वायर। अरे 2v का स्क्वायर करूंगा तो 4v स्क्वायर तो आ जाएगा, तो 2mv स्क्वायर हो गया। मोमेंटम कंजर्व नहीं है, यहाँ पर mv स्क्वायर था, यहाँ पर 2mv स्क्वायर है, मोमेंटम कंजर्व नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, कंजर्व। मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत। सेकेंड वाले में देखें तो राइट से दो बॉल्स आपकी जो है वो चलना शुरू कर देती है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, दोनों के मास m है। तो कोलिजन से पहले भी ऐसा था, कोलिजन के बाद भी अगर ऐसे होता है, बाकी सारी बॉल रेस्ट में आ जाएंगी, ये 4 रुक जाएंगे, दोनों रुक जाएंगी, और ये दोनों बॉल चलना शुरू कर देंगे राइट से, दोनों की स्पीड v है। m इंटू वी मोमेंटम, m इंटू वी मोमेंटम दोनों का सेम है, कंजर्व है बिफोर एंड आफ्टर। हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक भी कंजर्व होगी। मतलब दूसरा ऑप्शन में दोनों चीजें कंजर्व हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। तीसरे वाले में प्रॉब्लम ये है कि v/6 अगर सभी की स्पीड देख ले, मान ले सभी की सभी चलती है v/6 से, तो क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व हो जाएगा, m इंटू v/6 तो mv आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों रेस्ट में आती है, मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, या तो मोमेंटम भी कंजर्व नहीं हो पाएगा, क्यों, यहाँ पे 2mv है मोमेंटम, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, m इंटू v/6 m इंटू v/6 m इंटू v/6, तो आ जाएगा 6 इंटू m इंटू v/6, तो m इंटू v। मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक तो कंजर्व है ही नहीं, हटा दो, इसमें तो कुछ भी कंजर्व नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका वापस से क्या हो जाएगा, सही। रीजन आप लिख दोगे भाई जो पिछली बार मैंने लिखवाया था, एस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, हेंस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम मस्ट रिमेन्स कंजर्व, और वो केवल ऑप्शन 2 में ही है जो दिख रहा है हमको। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसमें क्या है जरा आप ध्यान से देखोगे, आपके पास क्या है कि एक बॉल है और वो टकराती है किसी इंक्लाइन सरफेस से, ठीक है। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है अगर बॉल टकराने के बाद, जैसा फिगर में बनाता हूं उस तरह से मोशन करती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपके पास एक फिक्स्ड ट्रायंगल है, ये फिक्स्ड है, एंगल इसका क्या है, थीटा, मूव नहीं कर सकता, ठीक है, नॉट मूवेबल है ये। आपने h हाइट से, ये हाइट h है, एक बॉल छोड़ दी जिसका मास क्या भैया m है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन जो इसकी वेलोसिटी है, ये बॉल टकराती है इस तरह से, और इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, वो भी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपको पता करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है इसके और बॉल के बीच, इंक्लाइन सरफेस और बॉल के बीच e की वैल्यू क्या है। If ball is released from height h
ऑन ए इंक्लाइन सरफेस as shown in figure, then find value of E. E का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। If ball moves horizontally with speed v, as shown in figure। ठीक है, टकराने के बाद बॉल v स्पीड से इस तरफ चलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या है। जो दे रखा है आपको h, v, m और थीटा, तो आपको आंसर भी इन्हीं के टर्म्स में निकालना है, इसके अलावा आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। चार चीजों के टर्म्स में आपको आंसर निकाल के देना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं तो क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल। इसके बाद हम मूवेबल के लिए भी करेंगे, अभी फिक्स्ड के लिए कर रहे हैं, तो इसके बाद हम करेंगे मूवेबल के लिए। ठीक है भाई, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका फटाफट। वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन देखते हैं पहले। यहां पर वेलोसिटी टकराने के जस्ट पहले मान लेते हैं हमारे पास जो है u है। ठीक है, यहां पर जो स्पीड थी वो क्या थी भाई? 0 थी इनिशियल। जो भी स्पीड थी यहां पर वो क्या थी? 0। तो h हाइट आने के बाद जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो हमें निकालनी है। तो कोई भी यहां पर हम इजीली निकाल सकते हैं। हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। वहां से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये v अलग है, तो यहां पर इक्वेशन लगा रहा हूं, वो v अलग है। ये तो इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहां से यहां तक के मोशन के लिए ये v है आपका, जो मैंने लिखा हुआ है इसको। चलिए v नॉट मान लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। यहां पर हो जाएगा आपके पास v नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v नॉट क्या आ जाएगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अंडर ग्रेविटी तो मोशन हो रहा है इसका, तो रूट 2gh टकराने के जस्ट पहले है इसकी जो वेलोसिटी है। टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी निकल आई है। अब आपको h हाइट की जरूरत नहीं, हटा दो इसको, ये तो फालतू बना हुआ है, इसकी जरूरत नहीं रही हमको। ठीक है, तो टकराने के जस्ट पहले आपको वेलोसिटी पता है किस डायरेक्शन में थी? नीचे की तरफ थी वो, और थी कितनी? टकराने के जस्ट पहले जो इसकी स्पीड थी v नॉट, वो थी रूट 2gh के बराबर। अब देखिए इसमें दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तो होगा कॉमन नॉर्मल और एक होगा कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इंक्लाइन सरफेस और स्फीयर दोनों टच करते हुए जो लाइन है, यानी इंक्लाइन सरफेस ये आपकी होगी कॉमन टेंजेंट। तो ये तो जाएगी आपकी कॉमन टेंजेंट ct, और ये हो जाएगा कॉमन नॉर्मल cn, जो सेंटर से पास होगा स्फीयर के, और इस पे भी 90 डिग्री बनाएगा। दोनों सरफेस कांटेक्ट में सरफेस है, दोनों से जो 90 बनाता है उसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मान लेते हैं इलास्टिक का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो हमने मान लिया स्मॉल e है। तो उस केस में अलोंग कॉमन नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल हम करेंगे। अलोंग कॉमन नॉर्मल जो है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको निकालनी है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी वो भी देखते हैं। तो अगर यहां थीटा है तो हम जानते हैं यहां क्या बनता है भैया? थीटा बनता है इस डायरेक्शन में। तो अगर ये v नॉट थी तो ये कितना आएगा? v नॉट cos थीटा आ जाएगा। ठीक है,
और अगर यहाँ हम बनाते हैं इस तरह से तो 90 माइनस थीटा थीटा, यहाँ बनेगा जो एंगल वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा भैया 90 माइनस थीटा। तो टकराने के पहले जो स्पीड थी v नॉट, उसका एक जो कंपोनेंट था अलोंग कॉमन नॉर्मल वो था v नॉट cos थीटा। टकराने के बाद जो बॉल की स्पीड है उसका एक कंपोनेंट देखें तो यहाँ आ जाएगा v sin थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा बन रहा है। कैसे 90 माइनस थीटा बनेगा, आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा आएगा, इतना एंगल जो बनेगा पूरा ब्लैक लाइन और रेड लाइन के बीच, ये 90 माइनस थीटा। यहाँ वापस थीटा बन जाएगा, या अल्टरनेट मान लो यहाँ थीटा बन जाएगा, ऐसे समझ लो आप। तो वो बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है सरफेस पे, ठीक है। तो अगर ये v है तो यहाँ आएगा आपके पास v cos 90 माइनस थीटा, जिसको हम v sin थीटा बोल सकते हैं। v का एक कंपोनेंट यहाँ cos आ जाएगा तो यहाँ sin आएगा अपने आप, ठीक है। अरे नहीं समझ आए तो cos लिख लो यार, v cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन के बराबर। तो ये आ जाएगा आपके पास v sin थीटा, क्या आ जाएगा v sin थीटा। तो कॉमन नॉर्मल के लोग देखा जाए तो कॉमन नॉर्मल के लोग जो टकराने के, देखो इसकी तो स्पीड जीरो है हमेशा, इसकी स्पीड क्या है जीरो। तो E की इक्वेशन क्या होती है पहले वो समझो आप। ठीक है, तो टकराने के पहले जो बॉल थी उसकी कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी थी वो थी v नॉट cos थीटा। टकराने के बाद जो बॉल की वेलोसिटी है वो है v sin थीटा अलोंग कॉमन नॉर्मल। और इसकी स्पीड जो आपके पास इंक्लाइन सरफेस था उसकी स्पीड तो पहले भी जीरो थी और बाद में भी क्या है जीरो। तो बॉल को मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी, तो फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 वेक्टर। जरा आप ध्यान से देखो, ये आपकी सेकेंड बॉडी है और बॉल जो थी वो फर्स्ट बॉडी थी। तो बॉल की टकराने के पहले जो वेलोसिटी थी वो u1 हो जाएगी, ये तो हो जाएगा आपके पास u1, ठीक है। नीचे की तरफ माइनस मान लेते हैं, ऊपर की तरफ प्लस मान लेते हैं। इस तरफ प्लस ले लो और इस तरफ ले लो माइनस, डायरेक्शन यार इस तरफ प्लस लेते हैं और इस तरफ माइनस ले लेते हैं, ठीक। कैप नहीं लगा रहे इसमें हम, या इसको एक्स वाई जेड मान लो, क्या फर्क पड़ता है, तो कटेगी डायरेक्शन अपने आप ही। तो v2 तो ये हो जाएगा, v2 तो जीरो रुका ही रहेगा अभी भी, तो जीरो माइनस टकराने के बाद जो बॉल की वेलोसिटी है वो क्या है v sin थीटा, पॉजिटिव रहेगी, हटा दो उसको। तो ऊपर की तरफ थी माइनस लगा था, पॉजिटिव थी तो v sin थीटा लिख दिया मैंने सीधे सीधे इसको। u1 नीचे तरफ तो माइनस लिख देना इसमें, u का मतलब हो गया v नॉट cos थीटा, और माइनस u2 क्या थी जीरो। यार इंक्लाइन सरफेस को देखो आप पहले, इंक्लाइन सरफेस की जो पहले की स्पीड थी u2 वो जीरो थी। बॉल जो थी उसके अलोंग कॉमन नॉर्मल देखी जाए स्पीड, तो जिसको हम u1 मानेंगे वो थी आपकी v नॉट cos थीटा। टकराने के बाद अगर देखें हम तो इंक्लाइन सरफेस अभी भी रुकी है, v2 जीरो है, और जो बॉल है उसकी कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो स्पीड आती है वो है v sin थीटा, जिसको हम मानेंगे v1, क्या मानेंगे v1। तो v2 जीरो, v1 ये, u1 ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग की बात हो रही है। किसके बात हो रही है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो वही कंपोनेंट दिखाया मैंने कॉमन नॉर्मल को, उसको u1 u2 मान लिया है। तो इस तरह से आ गया आपका E। तो यहां से भैया E क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा कट, तो v इंटू टेन थीटा हो जाएगा। और v नॉट किसके बराबर है, v नॉट आपका √2gh के बराबर है ही, ये आ जाएगा √2gh। ये लो आंसर आ गया। इस तरह से आपका स्मॉल e निकल आया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक मास है m1 और इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए है v1। दूसरा मास है m2 और जो इसकी वेलोसिटी है वो मान लीजिए है v2। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे थे, ये आपस में टकराए और टकराने के बाद दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। मतलब ये जो कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं किसी डायरेक्शन में। मान लेते हैं वो डायरेक्शन ये है और वो स्पीड पता नहीं क्या है, डायरेक्शन जो होगी इसकी, इनके वेलोसिटी की
एंगल थीटा। दो चीजें आपको पता करनी है इसमें, एक तो v पता करना है और एक एंगल थीटा पता करना है क्या होगा। टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 having velocities v1 and v2 normal to each other, ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। कोलाइड्स perfectly and elastically, ठीक है, and then move together। Find velocity and angle at which they move after collision, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका। तो किसी भी टाइप के कोलिजन में हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं भाई, आपका जो लीनियर मोमेंटम है उसको सभी डायरेक्शन में हम कंजर्व कर सकते हैं। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा जाए, नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो सिर्फ ये चल रहा था बिफोर कोलिजन, सिर्फ m1 v1 थी वेलोसिटी। ये तो y के अलोंग चल रहा है, इसका तो कंपोनेंट x के अलोंग आएगा नहीं। तो m1 v1 बिफोर कोलिजन हो गया नेट मोमेंटम। और आफ्टर कोलिजन देखें तो ये दोनों जो मासेस हैं, एक m1 और एक m2, तो नेट मास हो गया आपका m1 प्लस m2, एक साथ चल रहे हैं। इनकी जो वेलोसिटी है वो हमने v मान लिया, एंगल थीटा है, तो आफ्टर कोलिजन जो x के अलोंग इनका कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, वो आ जाएगा v cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम दोनों पार्टिकल्स का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम बात कर लेंगे अलोंग y एक्सिस। तो भाई y एक्सिस के अलोंग देखिए कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा था, आपका जो पार्टिकल सेकेंड था वो मूव कर रहा था y के अलोंग, और फर्स्ट पार्टिकल तो x के अलोंग था, उसका कोई भी कंपोनेंट y के अलोंग तो आएगा नहीं। और कोलिजन के बाद दोनों ही v वेलोसिटी से एंगल थीटा पर चलने लगे, दोनों का एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, है ना। यहां देखें अगर कंपोनेंट तो ये आता है आपका v cos थीटा, यहां कंपोनेंट देखा जाए तो आता है v sin थीटा आफ्टर कोलिजन। ये आपके पास हो जाएगा m2 v2 बिफोर कोलिजन। ये टकराने से पहले केवल ये चल रहा था y पे, तो x पे चल रहा था। टकराने के बाद दोनों का एक कंपोनेंट है y के अलोंग। इक्वेशन नंबर सेकंड। m1 v1 आपको दिया हुआ था, m2 v2 आपको दिया हुआ था, थीटा और v निकालना है। इन्हीं के टर्म्स में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 v1 अपॉन में m2 v2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास cot थीटा, है ना। m1 m2 से m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कट जाएगा, b से b कट जाएगा, cot थीटा का। तो tan थीटा अगर हम देखें तो tan थीटा आपका हो जाएगा m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 v1। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स m1 v1 डिवाइडेड बाई m2 v2।
ये वो एंगल है जिसपे इनका मोशन होगा आफ्टर कोलिजन। और अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें स्क्वायर करके तो आपका v निकल आएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इसके स्क्वायर में ऐड कर दो तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में है ना सेम चीज, कॉमन ले लेंगे हम, वो तो 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम v निकालते हैं तो v कितना आ जाएगा भैया, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर डिवाइड में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। और इस पे रूट और लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा भाई, रूट, क्योंकि हमें v चाहिए। तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है v वो निकल आई के टर्म्स में। तो ये हो गया आपका आंसर फाइनल। इसमें से आप क्या कर सकते हो, m1 प्लस m2 को बाहर निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। ये हो जाएगा आपके पास m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर होल अपॉन में m1 प्लस m2, ये है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इसी क्वेश्चन में हम एक और चीज पूछ लेते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में नहीं पूछी, अब पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप लिख लेना इस चीज को, ऑल्सो फाइंड फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी आपको पता करना होता है, सेम क्वेश्चन में तो कैसे करते हो। फ्रैक्शनल लॉस क्या होता है वो भी समझ लो भाई। तो क्वेश्चन में आप ऊपर लिख लेना इस पार्ट को भी, ऑल्सो फाइंड फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शनल लॉस कैसे करते हैं जरा वो भी देख लेते हैं एक बार, फ्रैक्शनल लॉस किस तरह से किया जाता है। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब होता है के फाइनल अपॉन में के इनिशियल अपॉन में के इनिशियल, ये ठीक है भाई। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और ये माइनस में आता है क्योंकि लॉस है इसलिए माइनस में आएगा अपने आप, ठीक है। तो आप के आई माइनस के एफ कर देना, माइनस आपका बाद में रहेगा तो समझ लेना लॉस है। जब मैं लॉस बोल ही रहा हूं तो माइनस लगा लो पहले से, माइनस इंडिकेट्स लॉस, तो माइनस डेल्टा के अपॉन में के आई आ जाएगा। जब हम लॉस बोल ही रहे हैं तो माइनस लगा लेते उसमें पहले से। या तो आप चेंज बोलो, फ्रैक्शनल चेंज, तो केवल डेल्टा के रखना, लॉस बोल दोगे तो माइनस लगा लेना इसमें। तो के आई माइनस के एफ अपॉन में के आई, ये आ गया आपका फ्रैक्शनल लॉस। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। तो के इनिशियल था हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ, दोनों एक साथ चलते हैं एक ही वेलोसिटी से, v स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल लॉस। तो ये भी निकालना सीख लो, कभी क्वेश्चन में पूछेगा तो आप फटाफट कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगी करने में। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू आपको याद होगी क्या रखी थी मैंने, v आया था आपका रूट
ये तो निकाला था मैंने, स्क्वायर लगाया v पे तो स्क्वायर लगा देंगे, होल अपॉन में आ जाएगा आपके पास ठीक है। ये फ्रैक्शनल लॉस चल रहा है। चलिए भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। माइनस एक स्क्वायर में से एक ही कट जाएगा तो हाफ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपॉन में एक m1 प्लस m2 स्क्वायर से कट जाएगा एक ये वाला, ये बचेगा, होल अपॉन में आपके पास आ जाएगा ये चल रहा है आपका फ्रैक्शनल लॉस। चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये वेरिएबल टर्म्स में थोड़े लंबे हो जाते हैं क्वेश्चन, अगर वैल्यू दी होगी तो बहुत इजीली फटाफट हो जाएंगे। m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसमें, यहां पर लाकर तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, देखो जो मुझे दिख रहा है मैं सीधे लिखता हूं, हाफ बिल्कुल कॉमन लेते हैं, बाहर बाहर होल में कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, जगह भी कम पड़ेगी, एक बार इसको मिटा के सामने लिखता हूं मैं इस जगह पे, अब इस फेयर जरूरत तो है नहीं, इसको देता हूं मिटा। अब आप देखो क्या आ जाएगा आंसर, हाफ होल में ही कॉमन ले लो आप, m1 प्लस m2 तो हो जाएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 v1 स्क्वायर, ठीक है, फिर m1 m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर, होल अपॉन में आपको पता ही क्या लिखा हुआ था, हाफ कॉमन लेते हैं नीचे से, ये आ गया, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, अब बचा आपके पास जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है तो m1 m2 कॉमन ले लेते हैं उनमें से, है ना, m1 m2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या, हाँ एक मिनट, ये एलसीएम जो लिया था ये भी तो बचा रहेगा, एलसीएम तो लिखने भूल गया मैं, इसका ऐसा कर दिया मल्टीप्लाई, एलसीएम भी आएगा यहाँ पर, ये जो एलसीएम लिया था मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके यहाँ पे इस जगह पे, हाफ इन दोनों में से कॉमन लेके, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो हम m1 m2 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2, कैलकुलेशन अपने आप भी कर सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से देख लेना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर, ये है आपका फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, उसमें क्या है, ये भी आपका ऑब्लिक कोलिजन पे ले लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आपके पास मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, और यहां पर सामने एक और स्फीयर है, कुछ इस तरह से है वो, दोनों की जो रेडियस है वो r है और दोनों के सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो √3r है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है भाई, √3r,
इसके सेंटर की लाइन और इसके सेंटर पे जो डिस्टेंस आती है इस तरह से, ये आपको दे रखी है √3 इंटू आर। आर अलग है आपका, रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। √3 इंटू आर, ये इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। इस तरह से, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये वेलोसिटी v से मूव करता हुआ जाता है और इससे टकराता है। ये पार्टिकल आपका रेस्ट में था, इसका मास m है और इसका मास भी m है। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन कैसा भाई? परफेक्टली इलास्टिक। अब टकराने के बाद क्या हुआ? टकराने के बाद जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से मूव करते हैं। एक पार्टिकल आपका मूव करता है इस डायरेक्शन में, टकराने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो टकराने के बाद आपका पार्टिकल एक तो चलाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक चलाता है कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा, इस तरह से। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी है आपको, और कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी भी आप पता कर सकते हो। इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो v1 और v2 आपको पता करने हैं, अल्फा और बीटा आपको पता करने हैं, क्या आएंगे। ये चारों चीजें आपको पता करनी है। आपको दे रखा है, आपको स्टार्टिंग में दे दिया गया है, इतने ही क्वेश्चन में बस दे रखा था। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो है ना। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी जो टक्कर होगी वो किस तरह से होगी, पहले ये देखते हैं हम लोग ध्यान से, है ना। देखिए जो इनकी रेडियस थी दोनों की वो r है, इसकी भी रेडियस r दे रखी है क्वेश्चन में, और इसकी रेडियस है वो भी r दे रखी है। मास m है और रेडियस क्या भैया? r है दोनों की, ठीक है। इस तरह से था ये, और टकराने के बाद तो किसी डायरेक्शन में गई ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो आपको ध्यान रखना है, जब ये कॉन्टेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ये फोर्स काम करता है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग फोर्स काम नहीं करता है। तो आपको कंफर्म पता होगी बात, मैंने बता दी थी आपको। चलिए तो इस फिगर को मिटा के मैं नया फिगर बनाता हूं और फिर देखते हैं क्या कहानी बनेगी। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, जरा आप पहले ध्यान से देखो। जब ये एक दूसरे से टच करेंगे, कुछ इस तरह से टच करेंगे मान लीजिए, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। क्या बोलते हैं भैया इसको? कॉमन नॉर्मल। और जो ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं भाई? कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और दोनों के जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस थी इस तरह से देखा जाए, ऐसे डाल दें हम परपेंडिकुलर, यहां पर एक लाइन खींचे ऐसे और एक लाइन खींचे, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस थी वो √3r क्वेश्चन में दे रखी थी, हमने नहीं लिखा इसको। तो √3r ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ये दे रखी थी। ये हो जाएगी आपके पास r और ये हो जाएगी आपके पास r। इस सेंटर को मान लेते हैं O1 और इस सेंटर को मान लेते हैं O2 और इस पॉइंट को मान लेते हैं, मान लीजिए A। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब हम लिखेंगे यहां पर एस there is only there is mutual interaction force only along common normal, hence
force on second ball exerts along common normal as it is in it was in rest before collision। भाई तो रुका हुआ था ना, जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स काम करेगा उधर तो चलना शुरू कर देगा यार ये। It will move along common normal after collision and as collision is perfectly elastic, hence first ball moves perpendicular to second ball after collision। जो फर्स्ट बॉल है वो सेकेंड बॉल के परपेंडिकुलर मूव करेगी। हम जानते हैं इस तरह केस हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां दो बॉडी दोनों के मास सेम थे, एक रेस्ट में थी, जब टकराती हैं परफेक्टली इलास्टिकली ऑब्लिक कोलिजन होता है, दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है आफ्टर कोलिजन। ये मैं करवा चुका हूं प्रूफ आपको, लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने प्रूफ आपको करवा दिया था। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा। तो भैया यानी ये वाली जो बॉडी है अपने पास, ये तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग मूव करेगी, मतलब जो आपका V2 आएगा वो तो इसी के लॉन्ग आएगा, ये V2 आएगा, और जो V1 आएगा वो इससे 90 बनाता हुआ आएगा। कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग, इसका मतलब कॉमन टेंजेंट ही कॉमन नॉर्मल पे 90 बनाती है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी वेलोसिटी जो है V1। इस तरह से है ये V1 और V2, है कि नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दिया हुआ है √3r, यहाँ लिखा हुआ है O1, यहाँ लिखा हुआ है O2, यहाँ लिखा था मैंने A, ये है आपका 2r। क्या है भाई? 2r। तो अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, यहां जो एंगल बनेगा वही यहां बनेगा। तो यहां जो बन रहा था उसको मैंने क्या लिखा था? बीटा अल्फा, जो भी लिखा हो भैया अपने हिसाब से, मैं भूल गया मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने बीटा लिखा था। क्या लिखा था भाई? बीटा। अगर अल्फा लिखा हो तो आप अल्फा लिख लेना। तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने बीटा करेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ क्या बन रहा है भाई? बीटा। तो बीटा तो निकल आएगा एक्स के साथ V2 का जो एंगल है ना, और जो इसका एंगल आएगा एक्स के साथ वो अल्फा लिखा हुआ था मैंने। इस तरह से कॉमन नॉर्मल का जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा? अल्फा। तो उसको हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, है ना, ये वाला एंगल, यह आ जाएगा 90 माइनस दिस। तो अगर ये अल्फा है आपके पास तो यह आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, यहां वापस आपका अल्फा आ जाएगा इस तरह से, यहां क्या आ जाएगा? वापस अल्फा। देखो ध्यान से भाई, ये अल्फा है, ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 बनाती हैं, रेड और ब्लैक जो V1 V2 है आपस में 90 बनाते हैं। तो ये जो एंगल दिखेगा इतना, ये क्या दिखेगा? 90 माइनस अल्फा। अब ब्लैक और ब्लू जो लाइन है, मतलब ये वाली और ये वाली तो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो यहाँ वापस अल्फा बन जाएगा आपके पास। तो अल्फा बीटा आपके निकल आएंगे तुरंत। चलिए देखते हैं अल्फा, कॉस अल्फा लगा लेते हैं। तो कॉस अल्फा आपके पास आ जाएगा √3r अपॉन में 2r, तो कैंसिल, यहां से अल्फा आ गया आपका 30 डिग्री। अल्फा क्या आ गया भाई? 30 डिग्री। कॉस अल्फा √3/2 30 डिग्री पे होता है। तो बीटा क्या आ जाएगा? बीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो ये आ गया 60 डिग्री। चलिए अल्फा बीटा तो निकल आया, 30 और 60 डिग्री अल्फा बीटा आ गया आपके पास। अब बात कर लेते हैं V1 V2 किस तरह से निकाले जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, V1 V2 तो फटाफट निकालेंगे हम। कंजर्वेशन लगा देते हैं फटाफट मोमेंटम का। भाई दो ही तो वेरिएबल है, दो ही क्वेश्चन चाहिए, फटाफट लगा देते हैं अलोंग x अलोंग y। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस,
कूलॉम केवल पहला वाला पार्टिकल चल रहा था, है ना, और उसकी वेलोसिटी क्या थी भैया, v थी। mv बिफोर कोलिजन x कूलॉम, दूसरा तो चल ही नहीं रहा था। इसका अगर हम देखें x कूलॉम कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, दोनों मास तो सेम ही है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, तो m इंटू ये v1 cos अल्फा प्लस इसका कंपोनेंट देखें x कूलॉम तो क्या आ जाएगा v2 cos बीटा। अल्फा बीटा तो आप निकाल ही चुके हो, तो m इंटू v, m यहां से कॉमन ले लो, v1 cos अल्फा cos 30 तो √3/2 cos बीटा तो 60 1/2, यहां से m कट गया, तो यहां से भैया जो 2v आएगा आपका v1 इंटू √3 प्लस v2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ऐसे ही हम अलोंग y एक्सिस कर लेते हैं भाई, अलोंग y एक्सिस देखें तो स्टार्टिंग में दोनों ही नहीं चल रहे थे भाई पे, एक तो x पे चल रहा था और एक तो रुका हुआ था। दोनों का जो y के लॉन्ग मोमेंटम था वो जीरो था बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन देखा जाए तो इसका आ जाएगा m इंटू वी इंटू साइन अल्फा प्लस m इंटू वी टू इंटू साइन बीटा। नीचे तरफ कंपोनेंट देखिए इसका v2 है ना, तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा बीटा, ये v2 है, ये आ गया v2 cos बीटा, इधर आ गया v2 साइन बीटा। ऐसे ही अगर हम v1 का देखें तो एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, यहां अल्फा माना है, ये v1 cos अल्फा, ये हो गया v2 cos बीटा। ठीक है, इस तरह से तो हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है उसमें देखिए आप ध्यान से क्या बनेगा सिस्टम, तो m दोनों में से कॉमन लेके 0 कर देते हैं, और साइन अल्फा आपका 30 था अल्फा, v1 साइन 30 प्लस v2 साइन 60, तो v1/2 प्लस √3 v2/2 इज इक्वल टू 60। अच्छा एक और बात है, यहाँ पर जो v2 है आपका नीचे की तरफ है तो माइनस और लगाना पड़ेगा। अरे एक की वेलोसिटी ऊपर है भाई, एक की नीचे है, तो माइनस एक्स माइनस वाई पे काम कर रहा है, इसलिए माइनस भी लगाना पड़ेगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी इसमें साइन लेने पड़ते हैं, जे कैप और माइनस जे कैप आएगा, जे कैप कॉमन लेके 0 कर दिया मैंने, समझ गया ना क्या कर दिया, माइनस कर दिया क्योंकि एक नीचे की तरफ है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा v1 इज इक्वल टू √3 v2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड हो गई। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपकी बनी गई है, अब आपका आंसर आ गया, खत्म, ये थी बात। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 2v जो है v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं √3v2, 3v2 प्लस 4v2 हो जाएगा ये, यार √3 पहले से v1 की वैल्यू √3v2 है तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा v2, यहां से आपके पास जो v2 आ जाएगा वो आ जाएगा v/2, हेंस v1 क्या आ जाएगा √3 इंटू v/2। ये लीजिए आगे वेलोसिटीज, तो ये हो गया आपके आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज। क्लियर होगी बात। तो भाई इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रिड्यूस्ड मास का रहेगा। रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है आपका सेंटर ऑफ मास चैप्टर से, उससे न्यूमेरिकल्स काफी आसानी से सॉल्व होते हैं। तो रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट या सेंटर ऑफ मास का जो फ्रेम होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, उससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।